हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों कलाम एकेडमी के द्वारा ग्राम विकास अधिकारी से संबंधित फाइनल टेस्ट 04 आयोजित करवाया गया था। इसका सॉल्यूशन आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, वीडियो का एग्ज़ाम जो है ये आपका 2 नवंबर को होने वाला है और वीडियो के एग्ज़ाम में लगभग आपके 160 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। तो आज इनका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। फाइनल टेस्ट 04 जो है इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। जो भी विद्यार्थी ग्राम विकास अधिकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आप आइडिया लगा पाओगे किस तरीके के सवाल आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स के सवाल हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से विग्रहराज चतुर्थ के बाद कौन अजमेर का शासक बना था। तो यहाँ पर पूछा गया है विग्रहराज चतुर्थ के बाद अजमेर का शासक कौन बना था। पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर, अपर गांगे या फिर पृथ्वीराज तृतीय। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, विग्रहराज चतुर्थ जो है इसका पुत्र था अपर गांगे, और अपर गांगे जो था ये कुछ समय के लिए शासक बना था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। और विग्रहराज चतुर्थ के बाद अपर गांगे बना, फिर उसके बाद आपके पृथ्वीराज द्वितीय बने, फिर इनके बाद आपके सोमेश्वर बने थे और फिर इनके बाद आपके पृथ्वीराज तृतीय बने। तो एक क्रम आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए अजयराज के पिता का नाम क्या था, तो अजयराज के जो पिता थे उनका नाम था पृथ्वीराज प्रथम। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, मोटा राजा उदय सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो ये बात बिल्कुल सही है। मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम ऐसा शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो यहाँ पर 1 जो है ये आपका बिल्कुल सही है। इसने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह जो था ये किसके साथ किया था, जहांगीर के साथ किया था, और उसका पुत्र हुआ था खुर्रम। वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जोधाबाई को फिर जगत गुसाई की उपाधि यहाँ पर दी गई थी। मोटा राजा उदय सिंह को अकबर ने 2000 का मनसबदार बनाया था। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी, क्योंकि मोटा राजा उदय सिंह जो था इसको 2000 का मनसबदार नहीं बनाया गया था, इसको 1000 का मनसबदार यहाँ पर बनाया गया था। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी, केवल 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कर्म सोच शाखा के संस्थापक कर्म सिंह के पिता थे। तो कर्म सिंह के पिता का नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो कर्म सोच शाखा के संस्थापक थे आपके कर्म सिंह, और इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा, राव जोधा हो जाएंगे। ये वही राव जोधा है जिनके द्वारा आपके जोधपुर की स्थापना की गई थी सन 1459 में। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सारनेश्वर प्रशस्ति के अनुसार मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किसने किया था। तो मेवाड़ के अंतर्गत नौकरशाही का जो गठन है ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपके अल्लड़ के द्वारा ही किया गया था। ये मेवाड़ के शासक थे और इनके द्वारा राजधानी किसको बनाया गया था, इनके द्वारा राजधानी आहड़ को बनाया गया था। नागदा को राजधानी बप्पा रावल के द्वारा बनाया गया था, और चित्तौड़गढ़ को राजधानी जेत्र सिंह के द्वारा बनाया गया था, और आहड़ को राजधानी अल्लड़ के द्वारा यहाँ पर बनाया गया था। सारनेश्वर प्रशस्ति भी आप याद रखना। अगला सवाल देखिए, किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व बाईसी विद्यमान थी। तो गंधर्व बाईसी जो विद्यमान थी ये आपके प्रताप सिंह के दरबार में थे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ये वही प्रताप सिंह है जिनके द्वारा 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण करवाया गया था, और इनके ही काल में तमाशा लोकनाट्य जो है महाराष्ट्र से लाया गया था और ये आपका लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित किस पुरातात्विक स्थल से भारतीय लिपि विज्ञान की रहस्यमयी संक लिपि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो रहस्यमयी संक लिपि के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये आपकी बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। जब भी आपको संक लिपि दिखा हुआ मिल जाए तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, बेराट जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। राजस्थान ने अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था। तो अजमेर का जब विलय किया गया था तो यहाँ का मुख्यमंत्री आपका कौन हो जाएगा, हरिभाऊ उपाध्याय यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही है। मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। तो मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। तो ये कहाँ पर हुआ था आपका, तो ये आपकी नीमच छावनी में हुआ था। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नसीराबाद में आपका विद्रोह जो हुआ था ये 28 मई को हुआ था। कब हुआ था, तो ये तो आपका 28 मई को हुआ था। और नीमच में आपका जो विद्रोह हुआ था ये आपका 3 जून को हुआ था। अगला सवाल देखिए, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया। तो कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन कहाँ पर किया था, करौली में किया था। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, 1927 में। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2023-24 की तुलना में 2024-25 में कौन सी फसल उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। तो कौन सी फसल उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है, अनाज, तिलहन, कपास, दलहन। तो ये आपकी दलहन में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही जाएगा। अगला सवाल देखिए,
निम्नलिखित में से राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के अनुसार सर्वाधिक योगदान कौन से क्षेत्र का है? तो सर्वाधिक योगदान आपके कौन से क्षेत्र का हो जाएगा? मत्स्य, फसल, वानिकी, पशुधन क्षेत्र। तो कृषि और संबंधित क्षेत्र का यहाँ पर पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर पशुधन क्षेत्र बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका योगदान जो है वो सर्वाधिक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल तथा उसके प्रमुख उत्पादक जिले सही सुमेलित है? तो यहाँ पर प्रमुख उत्पादक जिले सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। गेहूं का सीकर जयपुर भीलवाड़ा दिया गया है, सरसों का जयपुर पाली अलवर है, टोंक अजमेर सवाई माधोपुर कपास का दिया गया है, और प्रतापगढ़ झालावाड़ आपका अलसी का दिया गया है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अलसी का उत्पादन जो है ये आपका प्रतापगढ़ झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। अलसी का उत्पादन आपका दक्षिणी राजस्थान में प्रतापगढ़ तथा झालावाड़ और हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। राजस्थान में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग शुरू की गई। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग आपकी कब शुरू की गई, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपकी 2019-20 में ही शुरू की गई थी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार ने भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा कब दिया था? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल बनता है। भीलवाड़ा जो है इसे टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है, और वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा इसे दिया गया था। तो ये वर्ष 2009 में इसे दिया गया था। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में स्थित उत्तरी भारत का सबसे बड़ा डीएपी का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? तो उत्तरी भारत का डीएपी का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया, ये आपसे पूछा गया है। किसका कारखाना दोस्तों? डीएपी का कारखाना। तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया? ये कपासन चित्तौड़ में स्थापित किया गया था। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, कपासन चित्तौड़। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से हाल ही में रिको द्वारा विकसित विशेष पास जोन के संदर्भ में असुमेलित युग्म है। मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क आपका रणपुर कोटा दिया गया है, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क थोलाई औद्योगिक क्षेत्र जयपुर, स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन कुसखेड़ा भिवाड़ी, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र तिवरी जोधपुर। तो यहाँ पर कौन सा जो है ये आपका असुमेलित है, यानी गलत यहाँ पर दिया गया है। तो मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क रणपुर कोटा जो है ये गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। माही परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि माही परियोजना जो है ये राजस्थान की और आपकी गुजरात की संयुक्त परियोजना है, ना कि मध्य प्रदेश की। माही नदी परियोजना के अंतर्गत बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा नामक स्थान पर बांध बनाया गया है। तो ये बात भी सही है, बोरखेड़ा नामक स्थान पर जो है ये बांसवाड़ा में बांध बनाया गया है। 1 आपका गलत हो जाएगा, 2 आपका यहाँ पर सही है। माई हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजसमंद को शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु संचालित किया जा रहा है। तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना का जल कौन से जिले में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराता है? तो सिद्धमुख नहर परियोजना जो है इससे हनुमानगढ़ को और चूरू को आपका जल मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़ हो जाएगा। इसके अलावा चूरू भी आपको याद होना चाहिए, बहुत सी बार ऑप्शन में हनुमानगढ़ नहीं दिया जाता है, चूरू यहाँ पर दिया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान में सूखा क्षेत्र वर्ष 2023 में खरीफ फसल के अंतर्गत कितने जिलों को सूखा अभावग्रस्त घोषित किया गया? तो सूखा अभावग्रस्त घोषित किया गया खरीफ फसल के अंतर्गत, तो कितने जिलों को किया गया यह आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर 13 जिले जो हैं ये खरीफ फसल के अंतर्गत सूखा अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं 2023 में। ऑप्शन 2 सही होगा। निरांचल परियोजना जो है ये कहाँ की हो जाएगी आपकी? तो निरांचल परियोजना जो है ये जोधपुर की और उदयपुर की आपकी हो जाएगी। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार ये सवाल पूछा जाता है। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम किसके द्वारा पोषित है? तो ये CADP कार्यक्रम है। इसे क्या कहा जाता है? CADP कार्यक्रम कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप देखो तो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये किसके द्वारा पोषित किया गया है? तो ये आपका वर्ल्ड बैंक और आपके भारत सरकार के द्वारा पोषित किया गया है। तो आप याद रखना, भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के द्वारा पोषित है आपका CADP कार्यक्रम। निम्नलिखित में से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है ये IIP किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में मंगला तेल क्षेत्र में खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ हुआ था। तो खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन कब प्रारंभ हुआ ये आपसे पूछा गया है। तो ये कब प्रारंभ हुआ था? तो ये आपको पता होगा 2009 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन 2009 की यहाँ पर 2 डेट दी गई है। तो आप क्या आंसर करेंगे? तो 29 अगस्त यहाँ पर बिल्कुल सही है। 29 अगस्त 2009 आप याद रखना, 29 अगस्त 2009 को मंगला जो आपका तेल क्षेत्र है यहाँ से खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल देखिए,
यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, सिंपल सा सवाल है। सुमेलित करने वाले सवाल आपके काफ़ी इजी होते हैं, अगर आप ढंग से मिलान करेंगे तो ये आपके आराम से हो जाएंगे। सहकारी कीटनाशक कारखाना आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो सहकारी कीटनाशक कारखाना आपका अजमेर में हो जाएगा, बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी HMT का आपका काम, HMT का आपका अजमेर में होगा, बी में आपका थर्ड होगा। सहकारी कीटनाशक कारखाना आपका जयपुर में हो जाएगा, ठीक है। सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर में हो जाएगी, और राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड आपका चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार चेक करना, ए में आपका जयपुर होगा, HMT आपकी अजमेर में है, सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर में है, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड चित्तौड़ में है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, 4, 3, 2, 1। आगे देखिए, निम्नलिखित में से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कितना हिस्सा राजस्थान में सम्मिलित है? तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है ये राजस्थान से होकर निकलता है, तो इसका कितना % हिस्सा जो है ये राजस्थान में है? तो लगभग 60% हिस्सा इसका राजस्थान से होकर गुजरता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है इसको भी आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए, लेदर पार्क आपका मानपुरा माचेडी जयपुर में हो जाएगा, ठीक है। हस्तशिल्प फर्नीचर पार्क आपका बोरानाड़ा जोधपुर में है। सोलर पैनल निर्माण पार्क काकाणी जोधपुर में हो जाएगा। ऊन कॉम्प्लेक्स आपका ब्यावर अजमेर में हो जाएगा। तो इस बच्चे ने बिल्कुल सही किया हुआ है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF की स्थापना कब की गई? तो RCDF की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1977 में की गई थी। बेसिक सा सवाल है। वर्तमान में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF की त्रिस्तरीय संरचना में कौन से कार्यक्रम को शामिल नहीं किया गया है? यानी RCDF की जो संरचना है त्रिस्तरीय, उसमें कौन सा कार्यक्रम आपका शामिल नहीं है? राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, जिला दुग्ध उत्पादन संघ, प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना। तो यहाँ पर कौन सी सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन देखने से पता लग रहा है, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की गई थी? तो राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना आपकी कब की गई थी? तो इतना तो आपको पता होगा, 2019 में इसकी स्थापना की गई थी, और 2019 में भी नवंबर में इसकी स्थापना हुई थी। तो नवंबर 2019 में राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखिए, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूमल हो जाएगा। मूमल गीत जो है ये एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन हेतु राजस्थान पंचायत पैसा अधिनियम 1999 के लिए बनी संयुक्त प्रवर समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब यहाँ पर यह पूछा गया है, जो आपका पैसा कानून बनाया गया था, पैसा अधिनियम बनाया गया था 1996 में, लेकिन यहाँ पर 1999 का पूछा गया है, ठीक है। ये पैसा कानून जो है ये तो आपका 1996 में बना था, लेकिन 1999 के लिए एक समिति बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष आपके कौन थे? संयुक्त प्रवर समिति के। तो ये आपके नाथुराम मिर्धा थे। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, और ये महत्वपूर्ण सवाल है, एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिए, पंचायती राज अधिनियम 1994 के किस अध्याय में राज्य सरकार की शक्तियों का वर्णन मिलता है? तो राज्य सरकार की शक्तियों का वर्णन पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत बात की जाए तो ये अध्याय 4 में आपको मिलेगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 7000 है, ठीक है, तो राज्य सरकार की धारा 12 के अंतर्गत उस पंचायत सर्किल में कितने वार्ड बनाए जाएंगे? तो उस पंचायत सर्किल में कितने वार्ड आपके लिए बनाए जाएंगे? अगर जनसंख्या 7000 है तो यहाँ पर 16 वार्ड आपके बनाए जाएंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया था? तो प्रथम ग्राम न्यायालय जो है ये आपका कहाँ पर खोला गया था? बस्सी चित्तौड़गढ़, बस्सी जयपुर, डबोक उदयपुर, आमेर जयपुर। तो बस्सी 2 दिए गए हैं, एक तो चित्तौड़गढ़ वाला है और एक आपका कौन सा हो जाएगा? जयपुर वाला हो जाएगा। तो ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी ये आपसे पूछा गया है, तो ये बस्सी जयपुर वाले में आपकी की गई थी। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अब यहाँ पर कंप्यूटर के सवाल देखिए, MS वर्ड के वर्तमान में खुले दस्तावेज को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज में ली जाती है? तो वर्तमान में कोई दस्तावेज खुला हुआ है उसको बंद करना है तो Ctrl+W यहाँ पर यूज में लिया जाता है। निम्न में से कौन सा 1024 योटाबाइट के बराबर है? तो 1024 योटाबाइट जो होती है दोस्तों ये आपके 1 ब्रोंटोबाइट के बराबर होती है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा फंक्शन स्प्रेडशीट के वर्तमान सिस्टम दिनांक प्रदर्शित करता है? तो अगर आपको सिस्टम के अंतर्गत वर्तमान दिनांक डालनी है तो ये आपका कौन प्रदर्शित करेगा? टुडे के साथ आपको स्मॉल वाला ब्रैकेट लगाना है तो यहाँ आपकी दिनांक डल जाएगी। पावर पॉइंट में फॉन्ट विंडो खोलने हैं तो शॉर्टकट कुंजी यूज में ली जाती है। तो अगर फॉन्ट विंडो आपको खोलना है तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी यहाँ पर यूज में ली जाएगी? देखो Ctrl+M तो वैसे ही यूज में नहीं ली जाएगी, W भी यूज में नहीं ली जाएगी, Ctrl+K भी यहाँ पर यूज में नहीं ली जाएगी, Ctrl+T यहाँ पर होगा। थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। Ctrl+K तो आपका हाइपरलिंक के लिए होता है। आगे देखिए, DRAM का पूर्ण रूप है, तो DRAM की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है तो ये क्या हो जाएगी? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसको ये जो है इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है आपकी DRAM को। आगे देखिए,
निम्न में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसका मुख्य कार्य कौन सा नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी का प्रबंधन करता है, नेटवर्क का प्रबंधन भी करता है, डिवाइस का भी प्रबंधन करता है, लेकिन ये डेटाबेस का प्रबंधन नहीं करता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। बायोस हिस्सा है, तो BIOS जो है ये किसका हिस्सा है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है ये किसका हिस्सा हो जाएगा? तो ये रोम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। रोम के अंतर्गत बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आपका फिट किया जाता है और उसके ही थ्रू फिर आपकी सिस्टम चलता है। निम्न में से कौन सा समूह केवल आउटपुट डिवाइस से संबंधित है? केवल आउटपुट डिवाइस से संबंधित है। तो देखिए स्कैनर आपका इनपुट में आ जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। माउस आपका इनपुट में आ जाएगा, माउस आपका इनपुट में आ जाएगा, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है आपका मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर। ये आपके किस में आ जाएंगे? आउटपुट में आ जाएंगे। प्रोजेक्टर आउटपुट में आ जाएगा, प्लॉटर आपका आउटपुट में आ जाएगा, इसके अलावा प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर ये आपके सभी के सभी आउटपुट डिवाइस है। अब अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? खुमान रासो दलपत विजय के द्वारा लिखी गई, कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई, राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास के द्वारा लिखी गई। विजयपाल रासो जो है ये नरपति नाला के द्वारा लिखी गई है। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। तो विजयपाल रासो जो है ये नरपति नाला के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये आपकी नल्ल सिंह के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? नल्ल सिंह के द्वारा लिखी गई है। जबकि नरपति नाला के द्वारा तो आपके बिसलदेव रासो लिखी गई है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका गलत है। ठीक है, तो याद रखना राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास सही है, कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ सही है, खुमान रासो जो है ये दलपत विजय के द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित आभूषण समूहों में से कौन सा समूह सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा समूह आपका सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर बताइए। इजी सा सवाल है, अगर आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। अंगोटिया, कर्णफूल, पीपल पन्ना और झेला ये आपके किससे संबंधित है? कान से संबंधित है। टिमणिया, तुलसी, बजट्टी और हालरो ये किससे संबंधित है आपके? तो ये आपके गले के आभूषण हो जाएंगे। किसके आभूषण है? गले के। कंगन, नोगरी, गजरा ये तो आपके किसके आभूषण है? हाथ के आभूषण है, लेकिन नेवरी जो है ये किसका आभूषण है? ये पैर का आभूषण है। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। तो थर्ड यहाँ पर आपका राइट होगा। लंगर, पायल, नुपुर और झांझर जो है ये आपके भी किसके आभूषण है? पैर के आभूषण है। तो यहाँ पर जो है कंगन, नोगरी और गजरा ये तो हाथ के, नेवरी पैर का हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी, ये असुमेलित है। थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा मेला सही सुमेलित नहीं है? कौन सा मेला यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। केला देवी का मेला करौली में लगता है। कपिल मुनि का मेला जो है ये कहाँ पर लगता है आपका? तो ये आपका कोलायत बीकानेर में लगता है। कहाँ पर लगेगा? कोलायत बीकानेर में लगेगा। भरतरी मेला अलवर में लगता है। शीतला माता का मेला चाकसू में लगता है। और एक आपका कपिलधारा का मेला है। कपिलधारा का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये आपका 12 में लगता है। कपिलधारा का मेला 12 में लगेगा। ठीक है, धारा 12 इस तरीके से याद रख सकते हो। तो यहाँ पर 2 आपका गलत हो गया। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हड़बू जी का संबंध बेंगटी फलोदी से हो जाएगा। मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा बाड़मेर से हो जाएगा। तल्लीनाथ जी का संबंध पांचोटा जालोर से है, ना कि सिंबूदड़ा से। तो यह बात आपकी गलत हो जाएगी। धन्ना जी का संबंध धुमन गांव टोक से हो जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? वालर नृत्य ग्रासियों का हो जाएगा। गौरी भीलों का। चरी आपका गुजर का हो जाएगा। तेरह थाली नृत्य जो है ये रामदेव जी के कांवड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, रामदेव जी की स्मृति में कांवड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो ये 4 आपका गलत होगा, ये जसनाती से संबंधित नहीं है। वाद्य यंत्रों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? चौतारा को करताल, मंजीरा, चिमटे के साथ कामड़ जाति द्वारा बजाया जाता है। तो ये बात तो मुझे सही लग रही है, क्योंकि चौतारा वाद्य यंत्र जो है ये यूज में लिया जाता है। इसको खड़ताल, मंजीरा और चिमटे के साथ कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा बजाया जाता है रामदेव जी की स्मृति में। कमाईचा को मांगनियार बजाते हैं। तो ये बात भी सही है, कमाईचा को कौन बजाते हैं? मांगनियार बजाते हैं। जंतर को मेवाड़ के राव तथा भाट लोक देवता रामदेव जी की प्रशंसा में बजाते हैं। तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि रामदेव जी की प्रशंसा में नहीं बजाया जाता है। ये किसकी प्रशंसा में बजाया जाता है? ये आपका देव नारायण जी की प्रशंसा में बजाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड यहाँ पर गलत हो गया। 1 और 2 यहाँ पर आपका सही है। 2 वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र तो फाबू जी की फड़ का वाचन करते समय यूज में लिया जाता है, और जंतर वाद्य यंत्र जो है ये देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय यूज में लिया जाता है। निम्न में से संतदास, सुंदरदास, माधोदास आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से है? तो संतदास, सुंदरदास और माधोदास इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा? आपका दादूपंथी संप्रदाय से हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अपने लाल एवं नीले प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें वस्त्र के दोनों ओर छपाई की जाती है तथा इसका अलंकरण ज्यामितीय व तुर्की टाइलों से मिलता जुलता है। तो लाल और नीले रंगों का प्रयोग इसमें किया जाता है। ये आपका कौन सा प्रिंट हो जाएगा? अजरक प्रिंट हो जाएगा। तो ये याद रखना आप, लाल और नीले रंग का प्रयोग इसमें किया जाता है। शरीर के अंग और आभूषण दिए गए हैं। कान का आभूषण हो जाएगा आपका ओगनिया, सही है। पैर का आंवला हो जाएगा। गले का हमेल हो जाएगा। और नाक का खिवण जो है ये वो आपका हो जाएगा। तो 1 2 3 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए,
ढाटी मारवाड़ी की एक उपबोली है, तो ढाटी मारवाड़ी की एक उपबोली है, ये कहाँ पर बोली जाती है आपकी? तो ढाटी आपकी बाड़मेर में बोली जाती है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना धावड़ी कहाँ पर बोली जाती है। धावड़ी जो है, धावड़ी बोली आपकी कहाँ पर बोली जाती है? ठीक है, एक आपकी जगरोती है, जगरोती करौली में बोली जाती है। धावड़ी का आप कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल देखिए, लोकनाट्य की ख्याल विदा के संदर्भ में असत्य कथन है। राजस्थान में इसका प्रचलन 18वीं सदी के प्रारंभ में हुआ। तो ख्याल विदा का जो प्रचलन है ये 18वीं सदी के प्रारंभ में हुआ, ये बात सही है। यह एक संगीत की प्रधान लोकनाट्य है, तो ये एक संगीत प्रधान लोकनाट्य है, ये बात भी सही है। इसमें किसी पौराणिक आख्यान को पदबद्ध रचनाओं के रूप में अलग अलग पात्रों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। इसके प्रारंभ में इसका सूत्रधार खिलार करता है, तो ये बात यहाँ पर गलत होगी, 4 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से डाबी का पठार स्थित है। तो डाबी का पठार कहाँ पर स्थित है? तो ये तो ईजी सा सवाल हो गया आप लोगों के लिए, क्योंकि डाबी हत्याकांड जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? आपकी बूंदी साइड में हुआ था। तो यहाँ पर बूंदी और कोटा पहाड़ियों के बीच में डाबी का पठार स्थित है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। पोतवार का पठार अरावली के कौन से भाग में स्थित है? तो पोतवार का पठार अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपके अरावली के कौन से भाग में है? तो ये आपके उत्तरी अरावली में हो जाएगा। तो याद रखना, पोतवार का पठार कहाँ पर है? आपका उत्तरी अरावली में स्थित है। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और याद रखना आप, अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो जो आपका दोस्तों कुडिया का पठार है, ये सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई आपकी 1360 मीटर है। ठीक है, और भोराट का पठार अगर आपसे पूछा जाए तो भोराट के पठार की ऊंचाई जो है ये 1225 मीटर है। तो ये आप याद रखना, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। मोड़ा पहाड़ दिया गया है नागौर, उदयनाथ पर्वत दिया गया है अलवर, भीम जी की डूंगरी बैराट जयपुर, आडा वाला पर्वत बूंदी सवाई माधोपुर। तो आडा वाला पर्वत बूंदी सवाई माधोपुर में है, बिल्कुल सही बात है। भीम जी की डूंगरी बैराट जयपुर में सही है। उदयनाथ पर्वत आपका अलवर में सही है, लेकिन मोड़ा पहाड़ नागौर में नहीं है, ये बात आपकी गलत हो जाएगी। निम्नलिखित में से राजस्थान में वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? तो वार्षिक तापांतर वाला जिला देखा जाए तो वार्षिक तापांतर का मतलब हो गया सर्दियों में जहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है और गर्मियों में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका चूरू हो जाएगा। यहाँ पर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। वार्षिक तापांतर यहाँ पर पूछा गया है। अगर दैनिक तापांतर पूछा जाता तो अब आप जैसलमेर आंसर करते, लेकिन यहाँ पर वार्षिक पूछा गया है तो चूरू आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में जुलाई माह में 999 मिलीबार समदाब रेखाएं गुजरती है? तो 999 की मिलीबार समदाब रेखाएं कहाँ से गुजरती है? तो ये आपकी जालोर, पाली, अजमेर, टोंक से गुजरती है। ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसको आप अच्छे से याद कर लेना, 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है और यही सेम ऑप्शन दिया जाता है, बार बार ये सवाल पूछा जाता है। तो जालोर, पाली, अजमेर, टोंक। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से थोनवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार DA-W जलवायु प्रकार का प्रतिनिधि जिला कौन सा है? तो DA-W के बारे में आपसे पूछा गया है थोनवेट के अनुसार, तो ध्यान से पढ़ना है। थोनवेट के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है। देखो, थोनवेट के अनुसार ये वाला हिस्सा आपका E-D होता है, ये तो E-D होता है, तो जैसलमेर तो वैसे ही नहीं होगा। ये वाला हिस्सा आपका C-W होता है, तो ये वाला हिस्सा भी नहीं होगा। और ये वाला हिस्सा जो होता है ये आपका क्या होता है? ये आपका D-W होता है, और ये वाला हिस्सा आपका D-B-W होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर अजमेर आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो अजमेर यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में अध्यारोपित नदी घाटी का विकास करती है? तो अध्यारोपित नदी घाटी का विकास कौन सी नदी करेगी? तो ये बनास नदी आपकी करती है। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी बनास की दाएं किनारे पर मिलती है? तो ये सवाल अभी आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। बनास की दाएं किनारे की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, ये पूछा जाता है। तो बेड़च आपकी राइट साइड से मिलती है। इसके अलावा कोठारी जो है ये भी आपकी राइट साइड से मिलती है। तो बेड़च और कोठारी आपकी राइट साइड से मिलती है, जबकि मैनाल और खारी जो है ये राइट साइड से आपकी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आप राइट आंसर क्या करेंगे? A और C करेंगे। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, रुकिए, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी। क्वेश्चन नंबर 62 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? बेड़च है, कोठारी है, मैनाल है, खारी है। तो यहाँ पर एक गलती हो गई है। बेड़च जो है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर बेड़च कोठारी जो है ये आपकी राइट साइड से नहीं मिलती है, क्योंकि कोठारी जो है ये तो आपकी भीलवाड़ा साइड से, तो ये नहीं मिलेगी। यहाँ पर मैनाल आपका सही होगा। A और B यहाँ पर आपका सही है। थर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो बेड़च और मैनाल जो है ये राइट साइड से मिलती है, कोठारी आपकी राइट साइड से नहीं मिलती है। तो थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। इसको एक बार देख लेना, करेक्ट कर लेना, थर्ड यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है, तो यहाँ पर असुमेलित युग्म कौन सा होगा? मैनाल नदी आपकी भीलवाड़ा बिल्कुल सही है। मासी नदी किशनगढ़ अजमेर, सोम नदी बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर, मेज नदी हरिपुरा पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़। तो मेज नदी का उद्गम जो है ये हरिपुरा की पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़ दिया गया है, जो कि गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है ये आपका गलत हो जाएगा। सोम नदी का उद्गम बीछामेड़ा की पहाड़ियों से होता है। किशनगढ़ अजमेर से मासी नदी, ये सही है। मैनाल नदी का उद्गम भीलवाड़ा से होता है, ये आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो इनमें से खारे पानी की झील आपकी कौन सी नहीं है? बाप झील आपकी फलोदी में हो जाएगी। नावा आपकी कहाँ पर हो जाएगी? नावा आपकी शायद नागौर में है। भुज झील आपकी जैसलमेर में है।
और एक जखराज झील यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर कौन सी झील खारे पानी की नहीं है? तो बुद्ध झील आपकी जैसलमेर में है, लेकिन ये खारे पानी की नहीं है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील को सीसारामा व बुजड़ा नदियों द्वारा जल पोषित होता है? यानी सीसारामा और बुजड़ा नदियों का पानी कौन सी झील में जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो सीसारामा और बुजड़ा नदी का जो पानी है ये आपका पिछोला झील के अंतर्गत जाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। सीसारामा और बुजड़ा नदियों का संबंध आपका पिछोला झील से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर मिट्टी के प्रकार को पहचानिए। इस मिट्टी में लौह तत्व की अधिकता के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद जिलों में पाई जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी को लेटराइट मिट्टी भी कहा जाता है। और ये तीनों विशेषताएं किसकी है? ये आपकी लाल दोमट मिट्टी की हो जाएगी। निम्नलिखित में से ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा कौन से जिले में पाई जाती है? तो ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा आपकी कौन से जिले में पाई जाएगी? तो ये आपकी जालोर, पाली, नागौर में पाई जाती है। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा आपकी जालोर, पाली, नागौर में पाई जाती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में असुमेलित युग्म है। भरतपुर आपका 503 घनत्व दिया गया है, दौसा 438, धौलपुर 398 और बांसवाड़ा आपका 397। तो यहाँ पर कौन सा आपका असुमेलित है? तो दौसा का भी मुझे जहाँ तक याद है शायद 500 से ऊपर है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जो है ये गलत दिया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सारगेसो सागर स्थित है। तो सारगेसो सागर आपका कौन सा महासागर में स्थित है? तो सारगेसो सागर जो है ये आपका वर्ल्ड जियोग्राफी का सवाल है, और वर्ल्ड जियोग्राफी के सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है, उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है इसके अंतर्गत आपका सारगेसो सागर स्थित है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम है। ये सवाल इजी सा सवाल है, इसको आप आराम से कर सकते हो। आपको 7 महाद्वीपों के बारे में पता होना चाहिए और कौन से का एरिया ज़्यादा है ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा बेसिक सवाल आपका बन सकता है। तो यहाँ पर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर यूरोप। थर्ड यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से एशिया महाद्वीप के सीमावर्ती महासागर सागर कौन कौन से हैं? तो एशिया महाद्वीप के सीमावर्ती महासागर या सागर कौन कौन से हो जाएंगे? तो एशिया महाद्वीप के सीमावर्ती सागर आपके एक तो आर्कटिक सागर हो गया, एक आपका लाल सागर हो गया और एक आपका हिंद महासागर हो गया। तो 1 2 3 यहाँ पर सही है। तस्मान सागर तो आपका शायद चीन में है, तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। 1 2 3 यहाँ पर आपका सही होगा। थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। निम्न में से शान का पठार स्थित है। तो शान का पठार कहाँ पर स्थित है? तो इसको याद रखना, म्यांमार की शान। म्यांमार की शान जो है म्यांमार में हो जाएगा आपका शान का पठार। तो 72 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, म्यांमार। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ठंडे मरुस्थल का उदाहरण नहीं है? तो ठंडे मरुस्थल का उदाहरण कौन सा यहाँ पर नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। काराकुम, नेगेव, कजिलकुम या पेंटागोनिया। तो यहाँ पर कौन सा जो है ये ठंडे मरुस्थल का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर अगर नेगेव देखा जाए तो ये आपका ठंडे मरुस्थल का उदाहरण नहीं है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के संदर्भ में असुमेलित युग्म है। पंपास के मैदान आपके अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। प्रेरी के मैदान जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में आपके पाए जाएंगे प्रेरी के मैदान। कैटरबरी मैदान आपका न्यूजीलैंड में हो जाएगा। पुस्ताज मैदान आपके हंगरी में हो जाएंगे। तो 2 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकीय पिरामिड में वृक्ष पारितंत्र में जैवभार का पिरामिड बनता है। तो वृक्ष का जो परितंत्र होता है, पारितंत्र होता है, उसमें जैवभार का पिरामिड कैसा होता है? तो जैवभार का पिरामिड जो है ये तो सीधा होता है और संख्या का जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। तो ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से हरित गृह प्रभाव में वृद्धि के दुष्परिणाम कौन से हैं? तो हरित गृह प्रभाव जो होता है इसमें दुष्परिणाम कौन से हैं वृद्धि में? पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है। तापमान में वृद्धि से ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ का पिघलना, जैव विविधता में कमी, कृषि पर वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन से नकारात्मक प्रभाव। तो ये चारों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। 1 2 3 4 यहाँ पर आपके बिल्कुल सही है, ये इनके दुष्परिणाम होंगे। निम्नलिखित में से हरित गृह में सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस का योगदान होता है? तो हरित गृह प्रभाव जो होता है इसमें सबसे कम मात्रा में योगदान कौन सी गैस का है? मीथेन का, नाइट्रस ऑक्साइड का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का या ओजोन का? तो सबसे कम मात्रा में योगदान किसका हो जाएगा? ओजोन का हो जाएगा। निम्नलिखित में से झीलों के संदर्भ में असुमेलित युग्म आपको बताना है। मराकेबो झील आपकी वेनेजुला में हो जाएगी। कॉन्स्टेंस झील जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड दिया गया है। ग्रेडनर आपकी फ्रांस दिया गया है। पोपो आपकी बोलिविया दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा कथन जो है ये आपका असुमेलित है? तो यहाँ पर जो गेडनर दिया गया है फ्रांस, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशक नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर कीटनाशक नहीं है? DDT, मेलाथियोन, जिंक फास्फाइड, BSC। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो कौन सा आपका कीटनाशक नहीं है?
तो यहाँ पर जिंक फास्फाइड जो है ये आपका कीटनाशक नहीं है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, तत्व जो सामान्यतः द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो द्रव अवस्था में आपके एक तो मरकरी पाया जाता है और एक ब्रोमीन पाया जाता है। ठीक है, मरकरी आपकी धातु हो जाएगी, ब्रोमीन अधातु हो जाएगी। यस दलेपन में लोहे एवं इस्पात पर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है जिससे इनको जंग लगने से बचाया जा सके? तो लोहे और इस्पात पर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो यहाँ पर आपकी किसकी परत चढ़ाई जाएगी? तो जिंक की परत यहाँ पर चढ़ाई जाती है और इसे यस दलेपन कहा जाता है। गैल्वनाइजेशन इसे ही कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 82, एक भू स्थिर उपग्रह लगभग किस ऊंचाई पर व किस तल में भ्रमण करता है? तो एक भू स्थिर उपग्रह जो होता है वह किस ऊंचाई पर और किस तल में भ्रमण करेगा? तो ये 36,000 किलोमीटर भूमध्य रेखीय तल से करता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 में आपका 2 आंसर बिल्कुल सही होगा। प्रकाश की कौन सी घटना प्रकीर्णन से संबंधित नहीं है? तो प्रकीर्णन से संबंधित घटना यहाँ पर कौन सी नहीं है? खतरे के संकेतों का लाल रंग का होना, महासागरों का नीला दिखाई देना, तारों का टिमटिमाते हुए प्रतीत होना, बादलों का सफ़ेद दिखाई देना। तो तारे जो टिमटिमाते हैं ये अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है प्रकीर्णन से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से असुमेलित है, तो यहाँ पर कौन सा आपका असुमेलित है? संतरा व नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, मक्खन में ऑक्जेलिक अम्ल, सिरका में आपका एसिटिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये आपका मक्खन में नहीं पाया जाता है, ये किस में हो जाएगा? आपका टमाटर में हो जाएगा। ठीक है, मक्खन में तो आपका कौन सा होता है दोस्तों? इसमें आपका लैक्टिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। थर्ड यहाँ पर आपका गलत है। अगला सवाल देखिए, ओरल साबिन पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? तो ओरल साबिन पोलियो वैक्सीन जो है ये किस प्रकार की वैक्सीन है? ये सवाल अभी आपके पटवारी के एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपके जीवित शीर्ण टीके, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। तो ओरल साबिन पोलियो वैक्सीन जो है ये जीवित शीर्ण टीके की वैक्सीन है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। राइबोसोम आवरण रहित कोशिकांग है, लाइसोसोम को कोशिका का अपमार्जक कहा जाता है, स्नायु यानी जो आपके लिगमेंट होते हैं अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ती है, लार व श्वेत ग्रंथियां बहिस्रावी प्रकार की ग्रंथियां हैं। तो यहाँ पर कौन सा आपका कथन असत्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका असत्य है। ठीक है, लिगामेंट जो है ये अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ती है, ये बात यहाँ पर गलत है। फीडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप 2025 में विजेता कौन थी आपकी? तो ये दिव्या देशमुख हो जाएगी। ये सवाल आपका बन सकता है। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी डिजाइन वाले डाइविंग सपोर्ट वेसल को विशाखापट्टनम से भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। तो भारत का कौन सा स्वदेशी डिजाइन वाला डाइविंग सपोर्ट आपका वेसल है? तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका INS निस्तार हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना 2025-26 में देश के चयनित 100 जिलों में लागू की जाएगी। तो ये बात बिल्कुल सही है, 100 जिलों में आपकी लागू की जाएगी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। 1 यहाँ पर आपका सही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को दुगना करना है। तो किसानों की आय दुगना करना इसका कोई उद्देश्य नहीं है, ये बात आपकी यहाँ पर गलत हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 89 जो है यहाँ पर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान अगर शांति के मामले में बात की जाए तो 115वां स्थान है। 20 जून 2025 को पेंशन निधि विनिमानक और विकास प्राधिकरण PFRDA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो पेंशन निधि विनिमानक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष आपका किसे बनाया गया? तो ये आपके किसे बनाया गया है दोस्तों? शिव सुब्रमण्यम रमन को यहाँ पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 91 जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सत्य है ये आपको बताना है। IPL का 18वां संस्करण था, तो ये बिल्कुल सही बात है। इस संस्करण में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु विजेता रही, तो ये दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? सत्य पूछा गया है या असत्य पूछा गया है? ये एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा यहाँ पर आपका सत्य नहीं है। ठीक है, दोनों कथन ऊपर सत्य थे, यानी यहाँ पर पूछा गया है कौन सा सत्य नहीं है। तो कोई सा भी यहाँ पर ये असत्य नहीं है, ये आपको ध्यान है, क्योंकि सत्य नहीं है यानी कौन सा यहाँ पर असत्य है ये पूछा गया है, और कोई सा भी यहाँ पर असत्य नहीं है, क्योंकि दोनों कथन यहाँ पर आपके सही है। IPL का 18वां संस्करण था और आपकी बेंगलुरु जो है ये विजेता रही है। अप्रैल 2025 में राजस्थान सरकार ने 25 योजनाएं चलाई थी, फ्लैगशिप घोषित किया था। इस संबंध में निम्नलिखित युग में यहाँ पर दिए गए हैं। अटल ज्ञान केंद्र स्कूल शिक्षा विभाग, अमृत योजना ग्रामीण विकास विभाग, अटल प्रगति पथ सार्वजनिक निर्माण विभाग, पंचगौरव योजना पर्यटन विभाग। तो ऐसे 25 फ्लैगशिप योजना है। अब वो किसके द्वारा चलाई जा रही है ये आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने युग में आपके सही है? एक युग में यहाँ पर आपका सही सुमेलित है। अगला सवाल देखिए, जुलाई 2025 में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ ये पूछा जा सकता है। ये आपके रियो डी जेनेरियो या ब्राजील में आयोजित हुआ था। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए,
राज्य के किस स्थान पर कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण किया जाएगा? तो कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो राजस्थान विधानसभा जयपुर में आपके कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण किया जाएगा। 2 यहाँ पर आपका सही होगा। राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? ये भी आपका अच्छा सवाल है, बन सकता है। तो ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना आपकी सांगानेर जयपुर में की जाएगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा बजट 2025-26 के अनुसार। अभी यहाँ पर आपके मैथमेटिक्स के सवाल है, तो इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाऊंगा, तो एक बार आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हिंदी के सवाल। तो हिंदी के सवाल मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 137 से हम देखेंगे, निम्न में से किस समूह में सभी व्यंजन संधि से निर्मित है? तो व्यंजन संधि से निर्मित कौन से आपके शब्द हो जाएंगे? तो सडानन और आपका उल्लास, ये आपके व्यंजन संधि से बने हुए हैं। इनमें से कौन सा विकल्प यहाँ पर सही नहीं है? तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सही नहीं है? अभी प्लस आगत अभ्यागत, भाग्य प्लस उदय भाग्योदय, ऊपरी प्लस उक्त, उपरोक्त नहीं होगा, उपयुक्त यहाँ पर होगा। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। तत् प्लस हित, तद्दित भी यहाँ पर सही दिया गया है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनैतिकता, तो इसमें तो हुआ है आपका। विषमता में भी हुआ है, वी प्लस सम प्लस ता। निष्ठुरता में भी आपका हुआ है। अपनापन, अपनापन में आपके दोस्तों उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है। 4 यहाँ पर आपका सही होगा। नि उपसर्ग से निर्मित शब्द है, तो नि उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा हो जाएगा? निर्मम, निर्मम में तो निर हो जाएगा। निश्चल में आपका कौन सा हो जाएगा? नी के साथ विसर्ग यहाँ पर आएगा। निर्भय में आपका निर हो जाएगा। और नियम में आपका दोस्तों नी उपसर्ग होगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 141, कौन से शब्द युग्म का अर्थभेद यहाँ पर सही नहीं है? अनिष्ट, अनिष्ट, अनिष्ट का मतलब बुरा, अनिष्ट का मतलब निष्ठाहीन। अचल का मतलब पर्वत होता है, अचला का मतलब पृथ्वी होता है, नारी नहीं होता है, पृथ्वी होता है। तो 2 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अंश का मतलब हिस्सा होता है, और अंश जो होता है इसका मतलब कंधा होता है। तरंग का मतलब लहर हो गया, तुरंग का मतलब आपका घोड़ा हो गया। ये भी आपका सही है। इनमें से किस विकल्प में चपल और चपला शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? तो चपल का मतलब चंचल हो जाएगा, चपला का मतलब आपका बिजली हो जाएगा। 2 यहाँ पर आपका सही है। इनमें से किस शब्द में अप्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस शब्द में आपका अप्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है, यह आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अप्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो गायक जो दिया गया है इसमें कौन सी संधि होगी? आपकी अयादि संधि होगी, गे प्लस अक। तो यहाँ पर अ नहीं होगा, अक होगा, यह आपको ध्यान रखना है। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो इन प्रत्यय से निर्मित शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 144 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संकीर्ण जो दिया गया है यह आपका इन प्रत्यय से नहीं बना है, जबकि ग्रामीण, कुलीन और नवीन ये आपके इन प्रत्यय से बने हुए हैं। हृदयहीन शब्द इनमें से किस समास का उदाहरण है? तो हृदयहीन यानी हृदय से हीन। तो हृदय से हीन में आपका कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर अपादान ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अपादान अगर ऑप्शन में दिया जाता तो आपका वही राइट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 146, इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? उत्तरोत्तर, उत्तर में उत्तर, नीति निपुण, नीति में निपुण, लघुत्तर, लघु है जो उत्तर, विवाहेतर, विवाह से इतर। तो उत्तरोत्तर जो दिया गया है उत्तर में उत्तर, ये यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन 1 जो है ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। कौन सा विलोम युग्म यहाँ पर आपका गलत है? सूरता का भीरुता, वेष्टि का समष्टि, गरिमा का यहाँ पर अणिमा नहीं होगा, गरिमा का क्या हो जाएगा? लघिमा हो जाएगा, गरिमा का लघिमा हो जाएगा। जैसे गुरु का लघु होता है वैसे ही गरिमा का लघिमा यहाँ पर होगा। पाप का पुण्य सही है। किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म यहाँ पर आपका सही नहीं है? तो किसमें सही नहीं है? परुष का कोमल, उद्दत का विनित, सदा से का महासे, बर्बर का सभ्य। तो सदा से का महासे जो है ये विलोम नहीं है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? तो परस्पर पर्यायवाची कौन से शब्द हो जाएंगे? देखो, वसन कपड़ा होता है, अंबर यानी भी आपका होता है, तो अंबर और वसन जो है ये एक दूसरे के पर्यायवाची है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। सैंधव, वाजी, घोटक किसके पर्यायवाची शब्द है? तो सैंधव, वाजी और घोटक ये घोड़े के पर्यायवाची हो जाएंगे। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। निम्न में से सुमेलित विकल्प नहीं है, कौन सा यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है? जो भूमि उपजाऊ हो उसे ऊरा कहा जाता है, इंद्रियों से संबंधित को ऐन्द्रिक कहा जाता है, इस लोक से संबंधित को लौकिक कहा जाएगा, ऐतिहासिक नहीं कहा जाएगा, जिसका संबंध उपन्यास से हो उसे औपन्यासिक कहा जाएगा। तो 3rd यहाँ पर आपका गलत हो गया। जिसके समान कोई दूसरा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहा जाएगा? उसे अद्वितीय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अद्वितीय उसे कहा जाएगा। कौन सा विकल्प यहाँ पर आपका सुमेलित है? घुटना टेकना यानी अड़ जाना, घास छिलना, पशुवत व्यवहार करना, घी का कुप्पा लुढ़कना, बहुल लाभ होना, घड़ों पानी पड़ जाना यानी अत्यंत लज्जित होना। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल आपका सुमेलित है। घड़ों पानी पड़ जाना मतलब अत्यंत लज्जित हो जाना, ये बिल्कुल सही है। झगड़े की जड़ को नष्ट कर देना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी होगी?
तो झगड़े की जड़ को ही नष्ट कर देना, यानी कि न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 155 देखिए, रहस्य प्रकट हो जाना। तो रहस्य प्रकट हो जाना जो है, इसका उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? तो बंद मुट्ठी का खुलना, ये इसके लिए उपयुक्त होगा। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ पर कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध होगा? हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, तो ये तो सही लग रहा है। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूँ, करने के लिए नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। वकीलों ने कागजों की जांच की, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, तो 2 यहाँ पर आपका गलत होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है? उसके मन की था का पता नहीं चलता। तो उसके मन की था का पता नहीं चलता, सीडी के सहारे में जहाज पर जा पहुंचा। तो सीडी के सहारे में जहाज पर जा पहुंचा, ये बिल्कुल सही है, 2 यहाँ पर आपका सही होगा। निम्न में से शुद्ध शब्द आपको बताना है, शुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर शुद्ध शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? तो सुसुरसा जो दिया गया है ये बिल्कुल सही है आपका। सुसुरसा यहाँ पर बिल्कुल सही है, छोटी ऊ की मात्रा फिर बड़ी ऊ की मात्रा और यहाँ पर शाह होगा, तो सुसुरसा यहाँ पर सही है। अगला सवाल देखिए, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द दिया गया है, एक तो भविष्य है, एक दिनांक है, एक औचित्य है, और यहाँ पर सदोपदेश दिया गया है। तो सदोपदेश नहीं होता है, सदुपदेश होता है। स्वायत्त के लिए आपका क्या वर्ड यूज में लिया जाएगा अंग्रेजी में? तो ऑटोनोमस जो होता है इसे स्वायत्त कहा जाता है। तो ये यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे ये हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के और भी वीडियोस रेगुलर आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।